जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक मसला लोगों को रहता है अक्सर ना, ये समझ नहीं आती लोगों को कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनकी प्रोटीन जो है वो उनको समझ नहीं आ रही होती। वो बड़ा कोशिश करते हैं, सवाल भी करते हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गंदम का, मकई के दाने का और चोकर का मवाजना किया था। उसमें बताया था कि चोकर की प्रोटीन 16 है और गंदम की प्रोटीन 12 है। तो वो अक्सर लोग कहते थे यार कैसे हो सकता है कि ये निकलती तो गंदम से है और प्रोटीन जो है गंदम की 12 है और उसके अंदर से जो निकल रही है वो 16 है, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि यार को थोड़ा सा आसान करके आपको समझाया जाए। हमारे जो वेटनेरियंस हैं वो तो इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो जो फार्मर है उसके समझाने के लिए मैं आपको आज आसान से तरीके से समझा देता हूँ, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मकई का दाना ले लें। मकई के दाने की जो प्रोटीन है वो 8.5, 9, 7 भी होती है, 7 से 9 के बीच में चल रही होती है। लेकिन मकई के दाने को जब आप रफान वालों के पास छोड़ के आते हो, वो उस दाने से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसमें फिर मेज़ ग्लूटन भी वही बनता है, वहाँ से मेज़ ब्रैन भी बनता है, वहाँ से मेज़ ग्लूटन 30%, 60% बनता है। अब मेज़ ग्लूटन जो 30% है वो भी दाने से ही बनता है। प्रोटीन कितनी आती है? 29%। मेज़ ग्लूटन 60% वो भी मक्की के दाने से बनता है। प्रोटीन कितनी है? 60%। इसी तरह आप बाकी चीज़ें देख लें। जो सोयाबीन है उसके अंदर जो दाना है सोयाबीन का, उसमें प्रोटीन सोयाबीन मील से निस्बतन कम है। इसी तरह अगर आप ये बनोला ले लें, ये जो जिसको वड़ेवे कहते हैं आमतौर पे लोग अपनी ज़ुबान में, वड़ेवे जो है इनकी प्रोटीन तकरीबन 21 के राउंड अबाउट है। लेकिन जब आप बड़ेवे का मील लेते हो तो वो 40+ CP पे चले जाता है। तो अक्सर लोगों को ये बात इंतहाई कंफ्यूज करती है कि यार ये किस चक्कर में डॉक्टरों ने हमें डाल दी है, हमें समझ नहीं आ रही, को समझा नहीं पा रहा हमें कि एक आइटम है उसकी प्रोटीन 10 है और उसके अंदर से कोई चीज़ निकलती है और वो प्रोटीन में इससे बढ़ जाती है। ये बात जो है लोगों को परेशान करती है। अच्छा, सिर्फ ये प्रोटीन की बात एक साइड पर रख दें, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। अब मैं आपको आसान से अल्फाज में समझाता हूँ ये कैसे है, आपको समझ आ जाएगी। आप समझें कि एक क्रिकेट टीम है, उसके 4 प्लेयर हैं। क्रिकेट टीम को जी आप समझ लें कि जो क्रिकेट टीम है वो है गंदम का दाना। क्रिकेट टीम क्या है जी? गंदम का दाना। और उसके अंदर 4 प्लेयर हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। अब वो जो 4 प्लेयर हैं वो मिल के टीम बनाते हैं। इसी तरह गंदम का जो दाना है उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आपको पता है ये जो लोग काम करते हैं गंदम का छिलका अलहदा हो जाता है, आटा बन जाता है और भी मैदा भी बना लिया जाता है, इसी दाने से ही बनता है। इसी तरह ये जो आप चोना निकालते हैं, चोने के छिलके से कुछ और बन जाता है, चोने की इवन के मट्टी तक लोग बेचते हैं। तो अब होता है क्या है कि जो दाना बनता है उसके भी कई पार्ट्स हैं, उस गंदम के दाने के भी कई पार्ट्स हैं। आप समझ लें कि ये जो टीम के 4 मैंने बंदे बताए हैं समझाने के लिए कि टीम में 4 बंदे शामिल हैं, ये 4 बंदे मिलकर टीम बन रहे हैं। इसी तरह गंदम के दाने को भी बहुत सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं। खोल देगा? अच्छा, इसी तरह गंदम के दाने को भी बहुत सी चीज़ें मिलकर बनाती हैं। ये ज़रा यहाँ तक समझ लीजिएगा। अच्छा, अब ये क्रिकेट टीम जो ना, ये चारों बैट्समैन जो हैं ये खेलते हैं। एक बैट्समैन बनाता है 50 स्कोर, एक बनाता है 30 स्कोर, एक बनाता है 20 स्कोर, एक बनाता है 10 स्कोर और ये आउट हो जाते हैं। तो टीम का मजमूई स्कोर हो जाता है 50 + 30 + 20 + 10, ये बन गया जी 110। टीम ने टोटल स्कोर बनाया 110। लेकिन जब आप एवरेज निकालते हो तो एक टीम का जो एवरेज प्लेयर का स्कोर आ गया वो 22.5 आ गया। ठीक है जी, तो टीम का एवरेज प्लेयर का स्कोर 22.5 आ गया। अच्छा, अब ये आपने लिख लिया कि ये टीम ने इतना स्कोर बनाया था, एवरेज प्लेयर का स्कोर 22.5 आ गया। अब इसमें से, इस टीम में से अगर एक प्लेयर आप निकाल दें जिसने 50 स्कोर बनाया था, तो फिर देखें टीम की एवरेज कहाँ जाती है, फिर टीम की एवरेज बहुत नीचे आ जाएगी। इसी तरह याद रखें कि जो गंदम का दाना है
ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है और उन चीज़ों के अंदर कुछ में प्रोटीन ज़्यादा है और कुछ में कम है। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो गंदम को 12 प्रोटीन मिलती है। अगर आप गंदम से चोकर को अलग करेंगे तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, या गंदम का ऐसा हिस्सा है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, या टीम का ऐसा प्लेयर है जिसने स्कोर ज़्यादा बनाया। इसी तरह जो आप एक और आसान आपको मिसाल देता हूँ, ये जो आप साइलेज बनाते हो मकई का, मकई के साइलेज जिसमें चारे के अंदर छल्ली के साथ गंदम का मक्की का दाना, जब आप साइलेज बनाते हो ना जी तो सारी चीज़ों को कुतर देते हो। आप सब्ज़े को भी कुतर देते हो, आप छल्ली के पर्दे को भी कुतर देते हो, आप छल्ली के दाने को भी कुतर देते हो, आप जो छल्ली का वो जो क्या कहते हैं कॉर्न कॉब, जो दाना उतारने के बाद जो रह जाता है उसको भी बीच में ही कुतर देते हो। तो सबको कुतर देते हो ना, तो फिर जब आप उस फसल का स्टार्च चेक करवाते हो, उस क्रॉप का स्टार्च चेक करवाते हो, तो वो आता है तकरीबन 25 से 30 के बीच में। ठीक है जी। लेकिन अगर आप इस पूरे टांडे में से सिर्फ और सिर्फ दाना निकाल लें, सिर्फ और सिर्फ मक्की का दाना निकाल लें, तो मक्की के दाने का जो स्टार्च है ये 70% है। ठीक है जी। अब आप फिर देख लें कि पूरा मक्की का टांडा है, उसमें टांडे के अंदर पत्ते का पोर्शन शामिल है और छल्ली शामिल है। छल्ली के 3 हिस्से हैं, छल्ली का पर्दा है, छल्ली के दाने हैं, और जो की कहते हैं डॉक्टर साहब जितना दाना लगा होंगे तुक्का, यस तुक्का कहते हैं। एक होता है तुक्का। अब तुक्के को अलहदा कर दें, दाने को अलहदा कर दें, छल्ली के पर्दे को अलहदा कर दें, इन तीनों के अंदर फ़र्क है। इसी तरह जब आप साइलेज बनाते हो, सबको कुतर देते हो, तो स्टार्च आता है 25, 26, 27। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ दाना ले लेते हो तो दाने का स्टार्च कितना आता है? 70+ आ जाता है। अगर इस दाने को निकाल के बाहर रख दें, अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब छल्लियाँ मार्केट में बेच लेते हैं, तो क्यों ना हम सबज जो है ना जी वो छल्ली बेच के मार्केट में हम बाकी का जो कड़ब का साइलेज बना लें। तो जब आप छल्ली मार्केट में बेच लेते हो तो पीछे जो सामान बच जाता है ना, उसकी स्टार्च की वैल्यू ना होने के बराबर रह जाती है। 25 की कहानी बहुत दूर रह जाती है। इसी तरह ये अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि कोई भी चीज़ जो है वो चाहे गंदम का दाना है, चाहे वो वड़ेवे हैं, चाहे सोयाबीन का बीज है, वो बहुत सारी चीज़ों पे मिल के बना होता है, और हर आइटम जो उस जिससे मिल के वो बना है उसकी प्रोटीन और बाकी चीज़ें आपस में मुख्तलिफ होती हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको साइलेज के हवाले से मिसाल दे रही है, बात तो चल पड़ी है। साथ एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने आजकल चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के ज़हन में ख्यालात तो बहुत चल रहे हैं कि पैसे कैसे बचाए जाएँ, क्यों ना साइलेज बना लिया जाए, छल्लियाँ उतार ली जाएँ, या फिर बात लोग कहते हैं कि आधी छल्ली उतार लें आधी रहने दें। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये है कि सर्दी के मौसम में आप ये छल्लियाँ उतारने वाला काम बिल्कुल ना करें। ये छल्लियाँ उतार के हम क्या कर रहे हैं, हम आपको अपनी बात बता देता हूँ। हम साइलेज बना रहे हैं 2 तरह का फार्म पे, अपने फार्म पे। एक जो धड़ बनाई है वो दूध वाले जानवरों की है, और एक जो साइलेज की धड़ बनाई है वो वच्छियों के लिए बनाई गई है। वच्छियाँ कितनी काफ़ी सारी बन जाती हैं, जो 6 माह से लेके वो वच्छी जो प्रेग्नेंट हो जाती है और बाद में 8 माह तक की प्रेगनेंसी तक ये एक ठीक ठाक तादाद बन जाती है। तो हम ये 2 तरह का साइलेज बनाते हैं। जो ज़बरदस्त साइलेज है जिसमें मकई का दाना पूरा है और जिसमें फसल बड़ी शानदार है, वो हम सिर्फ दूध वाले जानवरों को देते हैं, और वो जो फसल है हम अपनी वच्छियों के पास भी नहीं करते, क्योंकि हमें दूध वाले जानवरों से दूध मिलेगा तो वो मार्केट में सेल करके जो है उससे हम अपने बाकी के मामला चलाएंगे। अब बाद औक़ात ये होता है कि फसल अब हमारे पास चूँकि इधर लगा हुआ है तकरीबन 150 एकड़ लगा हुआ फैसलाबाद में, तो बाद औक़ात ऐसे होता है कोई 20 एकड़ हल्के आ गए, कोई 25 एकड़ हल्के आ गए, या कोई 30 एकड़ हल्के आ गए, तो उन एकड़ों को हम अलहदा करके अलहदा साइलेज बना लेते हैं और वो सिर्फ वच्छियों को देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दूध नहीं देना। वहाँ पे हम ग्रोथ जो है अपना TMR जो है वो अपना बैलेंस करके उनसे 1 kg का वेट गेन ले लेते हैं, 11 माह पे उनकी ब्रीडिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं दूध पूरा करने लगूँ तो किसी ऐसे साइलेज से जिसमें दाना कम है, या कोई ऐसा साइलेज जिसमें दाना आपने छल्ली ही उतार ली, तो मेरी गायों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, अगर मेरे पास जानवर ही थोड़े दूध वाला है,
10 किलो दूध देता है 24 घंटे में, तो कितनी सट मार देगा वो। 10 किलो अगर दूध देता है ना 24 घंटे का, अगर उसका दूध 20% भी कम हो तो वो 2 किलो कम होके 8 किलो रह जाएगा। लेकिन मेरा 40 किलो दूध करने वाला जानवर जब वो 20 किलो कम होता है तो 24 घंटे का 8 किलो का फ़र्क पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और जो इतनी ज़्यादा मिकदार में जानवर दूध देता है तो जब उसका पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो दूध तो कम होता ही होता है, जानवर की सेहत भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और ये जानवर जो 10 लीटर दूध दे रहा है इसकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं जितना 40 लीटर वाले की है, तो ये तो गुजारा कर सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छे दूध वाले जानवर के साथ पंगा लेना है तो भाई ये बिल्कुल भी ना लें। इसी तरह नेपियर लोग मुझे राब्ता कर रहे हैं, कईयों ने कहा जी हमने नेपियर डाला बड़ा नुकसान हो गया। और भाई सिर्फ दूध वाले जानवरों के लिए साइलेज ही बेहतरीन हल है। आजकल अगर बरसीम आ चुका है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो लोग जो मार्केट में दूध बेचते हैं वो 25 किलो की मैक्स फिगर है, आप 25 किलो जो है बरसीम डालें, बाकी बीच में साइलेज मिक्स करें, आपको इंशाल्लाह अपने कस्टमर से शिकायत नहीं होगी, लम्हा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नेस्ले, एंग्रो या किसी एबीसीडी को दूध डाल रहे हो तो फिर आप 50 किलो बरसीम डालें, बाकी साइलेज करें, तो आपको फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको मज़ा भी आएगा। क्योंकि ज़्यादा बरसीम करते हो तो दूध का कलर चेंज हो जाता है, दूध का जायका थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लोग फिर जो है ना वो परेशानी के अंदर चले जाते हैं, लम्हे फिर जो है ना बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें। बहुत सारे लोग कमाद की बात कर रहे हैं कि जी कमाद अवेलेबल है, आजकल कमाद डाला जाए। बहुत सारे लोग कमाद और बरसीम को मिला के डालते हैं। अगर अकेला कमाद डालना है तो मैं बता दूं आपको भाइयों, ये किसी भी तरह आपका मकई के साइलेज का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप कमाद डालते हो तो आपको अपने वनडे के फार्मूले को मुख्तलिफ तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जाके आपका दूध बराबर होगा। लेकिन फिर भी जो मकई के साइलेज वाला काम है वो नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह कमाद के साइलेज पे एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। कमाद का चारा अगर आप अलहदा से कुतर के डालना चाहते हो उस पर एक अलहदा वीडियो बना देंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।